आज हम बात कर रहे हैं रिटर्न्स टू स्केल की, पैमाने के प्रतिफल की। The change in the physical quantity of production of changes in the equal proportion in the quantity of all factors of production is known as returns to scale. प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स में इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज करने से प्रोडक्शन में जो चेंज होते हैं उन्हें रिटर्न्स टू स्केल के नाम से पुकारा जाता है या उन्हें पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। और प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स में चेंज केवल लॉन्ग टर्म में ही संभव होता है। इट मीन्स रिटर्न टू स्केल का संबंध केवल लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन से होता है। इसकी कुछ अजम्पशंस है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि रिटर्न टू स्केल भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है। दैट इज रिटर्न्स टू स्केल इज रिलेटेड ओनली टू लॉन्ग टर्म से इसका संबंध है। द चेंज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न टू स्केल आर इन द सेम प्रोपोर्शन, सब सेम प्रोपोर्शन में इसमें चेंज किया जाता है सभी उत्पादन के साधनों में। प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड इन फिजिकल टर्म ओनली, नॉट इन मॉनेटरी प्राइस। फिजिकल टर्म में कैलकुलेशन किया गया है, मॉनेटरी प्राइस में इसका कैलकुलेट नहीं किया जाता। नो चेंज इन द टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। जब रिटर्न टू स्केल के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तब टेक्निक और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होता है, ये माना जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन परफेक्ट कॉम्पिटिशन के जंक्शन पर बेस्ड है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, और साथ ही जो फैक्टर के प्राइस हैं, फैक्टर्स की जो प्राइस हैं वो कांस्टेंट मानी जाती है। नाउ फॉर्म्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, 3 फॉर्म्स आर देयर। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के या समता प्रतिफल। देन डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल। टेबल हमारे सामने है जिसमें हमने क्वांटिटी ऑफ फैक्टर लेबर दिया हुआ है, फिर क्वांटिटी ऑफ फैक्टर कैपिटल लिया हुआ है, उससे उनकी क्वांटिटी ली हुई है, यूनिट्स उनकी ली हुई है, जिससे टोटल प्रोडक्शन में जो परिवर्तन आ रहा है वो दिखाया गया है और एवरेज प्रोडक्शन में जो परिवर्तन आया है वो दिखाया गया है। तो देखिए इसमें फर्स्ट टू 4 यूनिट में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दिखाया कि इंक्रीज हो रहा है और जिस प्रोपोर्शन से लेबर लगा है उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन में। फिर हम बात करें 5 to 6 यूनिट जो दी हुई है दोनों की, देखिए सेम प्रोपोर्शन में दिया हुआ है दोनों फैक्टर्स का चेंज, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन इक्वल हो रहा है। जिस प्रोपोर्शन में फैक्टर्स चेंज है उस प्रोपोर्शन में सेम प्रोपोर्शन में ही क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और फिर हम बात करें 7 to 10 जो यूनिट्स हैं उसमें टोटल प्रोडक्शन जिस प्रोपोर्शन में फैक्टर्स चेंज हुए हैं उस प्रोपोर्शन से कम प्रोपोर्शन में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और एवरेज प्रोडक्शन उससे कम हो रहा है इंक्रीज, तो दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इनको हम समझ लेते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, the total output increases then proportionately, known as increasing returns to scale. It means जब किसी विस्तार पथ पर उत्पादन में समान इंक्रीज बताने वाली, जो हम एक बात करेंगे समुत्पत्ति वक्रों के मध्य दूरी कम होती चली जाती है। तो देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न जो हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में, इसमें आइसोप्रोडेक्ट कर्व से हम इनको देखते हैं। जब ये विस्तार कम होता चल जाता है तो इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि व्हेन ऑन मेकिंग इक्वल प्रोपोर्शन इन ऑल फैक्टर्स इन प्रोडक्शन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन हायर देन द प्रोपोर्शन। इट मीन्स जितना प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज किया है उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, वृद्धि हो रही है उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा, तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। देखिए यहाँ पर जिस प्रोपोर्शन में हमने लेबर और कैपिटल में जो चेंज किया है उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा
प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है और एवरेज प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, तो ये कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो देखिए ओ इज ग्रेटर देन ओ बी एंड ओ बी इज ग्रेटर देन ओ सी। क्लियर? ये देखिए ये दूरी कम होती चली जा रही है। दैट इक्वल इंक्रीज इन आउटपुट इज रिजल्ट ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर इंक्रीमेंट इन द इनपुट्स। क्लियर? और जब रिटर्न्स टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर डिक्लाइनिंग टूवर्ड्स द राइट विच एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है कॉस्ट कम होती चली जाती है, तभी तो प्रॉफिट की मात्रा आएगी और तभी हम क्या कहेंगे कि एक सही ढंग से प्रोडक्शन किया जा रहा है कि कॉस्ट इंक्रीज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होने से कॉस्ट कम होता चला जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट रिमेन्स बिलो एवरेज कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल। और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है तो एल एम सी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट हो गई, और एल ए सी यहाँ पर है एवरेज कॉस्ट और ये भी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट यहाँ हो गई है। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों गिरती जा रही हैं, पर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेजी गति से गिरती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? अब बात करेंगे रीजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या रीजन है जिसके कारण ये लागू होते हैं? तो सबसे पहले है इनडिविजिबिलिटी। उत्पत्ति के अनेक फैक्टर्स अविभाज्य होते हैं और इस इनडिविजिबिलिटी के कारण इन साधनों को बांटा नहीं जा सकता। इट मीन्स जो जैसे हैं उस आकार में इनको यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम बात करें मशीन, प्रबंधक, वित्त और अनुसंधान में अविभाज्यता का तत्व विद्यमान होता है, इंडिविजुअल का फैक्टर होता है। और उत्पत्ति का पैमाना बढ़ने से जब इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न लागू होता है तो जो इनडिवाइजेबल जो फैक्टर्स हैं उनका अधिक उपयोग होने लगता है, जिसके कारण उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाती है और जिस अनुपात में फैक्टर्स में इंक्रीज किया जाता है उस अनुपात से ज़्यादा उत्पादन होने लगता है। नाउ डायमेंशनली एफिशिएंसी, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तेल पाइप का घेरा दुगना कर दिया जाए तो उससे पहले की तुलना में दुगने से अधिक तेल निकाला जा सकता है। क्लियर? कि जैसे हम कभी कोई तेल निकालना चाहें, एक एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं कि अगर दुगना कर दिया जाए तो पहले जितना तेल निकल रहा था उस घेरे में से उससे ज़्यादा निकलेगा। इसी तरह यदि 1 घन फुट लकड़ी के बक्से को बढ़ाकर 3 घन फुट लकड़ी के बक्से में चेंज करने से छोटे बक्से की तुलना में 3 गुनी अधिक लकड़ी लगती है, परंतु एक बड़े बक्से की जो कैपेसिटी वो 27 टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये आकार की जो एफिशिएंसी है जो उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाकर प्राप्त की जा सकती है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। अतः कहा जा सकता है कि कैपिटल असेट्स में एक लिमिट तक जिस रेशियो में विनियोग में वृद्धि की जाती है उससे अधिक उत्पादन में कुशलता बढ़ती है। तो दिस इज कॉल्ड आकार की कुशलता, डायमेंशनली एफिशिएंसी, डायमेंशियल एफिशिएंसी। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। उत्पादन का पैमाना बढ़ाकर जब उत्पादन का जो प्रोडक्शन का जो स्केल है वो बढ़ दिया जाता है तो उत्पादन कार्य में स्पेशलाइजेशन को अपनाया जा सकता है। और जब स्पेशलाइजेशन को अपनाते हैं तो विशेष कार्य के लिए स्पेशल प्रोसेस को अपनाया जा सकता है। फिर श्रम विभाजन द्वारा श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जा सकता है। इससे जो फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमाइज। उत्पादन का पैमाना बढ़ाने पर जब इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं तो अनेक ऐसी इंटरनल और एक्सटर्नल बचतें होती हैं और इन बचतों के कारण प्रति इकाई प्रोडक्शन लागत घट जाती है। जैसे इंटरनल सेविंग की ये इकोनॉमाइज की बात करें तो
जो इंटरनल बस्ते हैं वो जब किसी फर्म को उसकी आंतरिक कुशलता तथा उत्पादन की श्रेष्ठता के कारण प्राप्त हो जाती हैं। तो आंतरिक बस्ते 5 तरह की हो जाती हैं और उन अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इसमें प्रोटेक्शन घटने लग जाता है। फिर बाह्य बस्ते की बात करें, एक्सटर्नल जो इकोनॉमाइज है, वे बस्ते जो एक उद्योग में लगी सभी जो फर्म्स हैं उनको समान रूप से प्राप्त होती हैं, वो क्या कहलाएंगी, एक्सटर्नल इकोनॉमाइज। इसका संबंध फर्म के इंटरनल मैनेजमेंट से न होकर एक ही स्थान पर अनेक जो इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स लगी हुई हैं उनकी स्थापना से होता है और इसमें केंद्रीकरण के लाभ मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिनके कारण लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल लागू होता है। फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जब ये जो विस्तार पद है, ये जो पद है, इन पे आइसोप्रोटेक्ट समान मात्रा में दिखाई देते हैं या उनके मध्य की दूरी समान होती है, तो ये स्थिर पैमाने के प्रतिफल होते हैं। या हम ये कह सकते हैं व्हेन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच इंक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देन इट इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जब उत्पत्ति के साधनों में जो चेंज किया जाता है सेम उसी प्रोपोर्शन में यदि प्रोडक्शन बढ़ता है तो इसे पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहा जाता है। या पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति उस समय लागू होती है जब उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाने पर प्रोडक्शन जो साधन है कि प्रयोग की कुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट मीन्स जिस रेशियो में साधन बढ़ाए जाते हैं उसी रेशियो में उत्पादन में वृद्धि होती है, तो इसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्रतिफल जो है उन फर्मों को प्राप्त होता है जो ऐसे उद्योगों में कार्य करती हैं जिनमें साधनों के विशिष्टीकरण जो स्पेशलाइजेशन है के लाभ या तो कम प्राप्त होते हैं अथवा प्रॉफिट्स को प्रोडक्शन के निम्न स्तर तक ही किया जा सकता है। ठीक है, इट मीन्स देखिए एक कैपिटल एक लेबर उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है 100, 2 कैपिटल 2 लेबर उससे प्रोडक्शन हो रहा है 200 और 3 कैपिटल 3 लेबर उससे प्रोडक्शन हो रहा है 300। ठीक है, तो ये सेम प्रोपोर्शन में राइज इन आउटपुट इज द सेम प्रोपोर्शन टू दैट आउटपुट, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देखिए जब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात हम कर रहे हैं तो कांस्टेंट कॉस्ट की बात करेंगे कि जैसे जैसे प्रोडक्शन में स्थिरता आ जाती है ठीक उसी तरह एलएसी और एलएमसी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों ही इक्वल होने लगती है। द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर बिकम डबल एज ए रिजल्ट टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो डबल एंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट रिमेन द सेम, हेंस total cost will increase in the form of straight line or LEC and LMC lines are showing average cost and marginal cost respectively। या average cost और marginal cost है दोनों due to result constant returns to scale long term average cost and marginal cost both equal और पैरेलल लाइन की तरह ये OX एक्सिस पे हो जाती है। फिर अब बात करेंगे decreasing returns to scale। If all factors of production are increased in the certain proportion and a result of which total production increases in proportion lower than it is known as diminishing returns to scale। जब किसी विस्तार पद की बात करें हम, ये अपने जो विस्तार पद हैं यहाँ से चलते चले जाइए, जो विस्तार पद है आपका इस पर समान उत्पादन में वृद्धि बताने वाले जो सम उत्पाद कर्व हैं जैसे दिस इज आइसोप्रोटेक्ट का जो कर्व है उनके मध्य की दूरी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इंक्रीजिंग में देखिए घट रही थी और अब बढ़ती चली जा रही है, तो ये पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति को शो करते हैं। अब ये कह सकते हैं कि पैमाने के घटते प्रतिफल नियम उस समय लागू होता है जब फर्म के बड़े पैमाने के प्रोडक्शन की उत्पत्ति होने वाली जो बस्ते हैं और जो मितव्यता है क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं तथा बड़े पैमाने के उत्पादन में मैनेजमेंट की कठिनाइयां उत्पन्न होने से अमितव्यताएं प्राप्त होने लगती हैं
तो बड़े पैमाने की उत्पादन की अहमियता उस समय उत्पन्न होती है जब फर्म का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसको मैनेज करना कठिन हो जाता है। तो फर्म के विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, उसमें समन्वय नहीं रह पाता तथा निर्णय लेने में और लागू करने में देरी हो जाती है, तब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल लागू होने लगता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो व्हेन वी इंक्रीज इनपुट्स आफ्टर 7 यूनिट ऑफ लेबर एंड 7 यूनिट ऑफ कैपिटल, द डिक्रीज इन रिटर्न्स टू स्केल सेट हो जाता है ये। तो इट मीन्स द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन फैक्टर। तो यहाँ पर ओ ए लेस है ए बी से, ए बी लेस है बी सी से। क्लियर। तो ये जो कर्व है ये शो कर रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब देखिए जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सब क्या हो जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर इंक्रीजिंग बट मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग डिस्टेंस टू स्केल। LAC and MAC LMC line are showing AC and MC respectively. Due to result of diminishing returns to scale, LAC and LMC are moving अपवर्ड्स, ये बढ़ती चली जा रही है क्योंकि अमितव्यता होने लगती है, मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में लागत बढ़ने लगती है। नाउ रीजंस फॉर अप्लाइंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब क्या क्या रीज़न है जिसके कारण पैमाने के घटते प्रतिफल लागू होने लगता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन की कुछ जटिलताएं हो जाती हैं जिसके कारण लागू होता है कि जब प्रोडक्शन का जो स्केल है वो विस्तार किया जाता है तो एक लिमिट के बाद उस बड़े पैमाने के उत्पादन का प्रबंध इतना अधिक कॉम्प्लेक्स उसमें हो जाता है, उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उससे अकुशलताएं बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। निर्णय लेने और लागू करने में विलम्ब होने लगता है। प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ने से निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में होने में क्या हो जाता है, विलम्ब होने लगता है, देरी होने लगती है, जिससे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल लागू हो जाता है। और यह सब टॉप मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ने से ये लागू होने लगता है। क्लियर। फिर डिसइकोनॉमाइज ऑफ स्केल्स, पैमाने की अमितव्यताएं। उत्पादन के पैमाने जब बढ़ाते हैं, स्केल बढ़ा दिया जाता है तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो दोनों जो इकोनॉमाइज हैं वो क्या होती हैं, अनिश्चित काल तक प्राप्त नहीं हो पाती हैं और एक लिमिट के बाद ये सभी इकोनॉमिक्स जो हैं, इकोनॉमाइज जो हैं बचते हैं वो अमितव्यताओं में बदलने लग जाती हैं, जिससे पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। देन फिक्सिटी ऑफ एंटरप्राइजेस। उत्पादन के पैमाने बढ़ने में प्रोडक्शन की सभी फैक्टर्स को वेरिएबल और डिवाइजेबल मान लिया जाता है, परंतु व्यवहार में एक फैक्टर साहस इससे स्थिर और अविभाज्य होता है तथा इसके कारण भी पैमाने का घटता प्रतिफल लागू होता है। इसको हम डिवाइज नहीं कर सकते हैं, उसको भाग उसके टुकड़े नहीं कह सकते। साहस की बात करें तो इसके कारण भी पैमाने का घटता प्रतिफल लागू होने लगता है। देन लेबर प्रॉब्लम। उत्पादन का जब पैमाना बढ़ता है तो लेबर्स की संख्या भी क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है तथा एक लिमिट के बाद लेबर्स को मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना कठिन हो जाता है क्योंकि डे टू डे जो नई नई जो समस्याएं आती हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। क्लियर। फिर अब बात करें एग्जॉस्टिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए ये जो जितने भी जो रीजंस है उनके अलावा एक ये रीज़न भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अतिरिक्त दुर्लभ साधनों का अत्यधिक विदोहन होने लगता है आदि ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण पैमाने के घटते प्रतिफल जिम्मेदार हो जाते हैं।
नाउ अब बात करेंगे हम वेयरिंग रिटर्न्स टू स्केल की, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की। When any individual firm increase its scale of production in the beginning, increasing return to scale are available, then constant return to scale, and in the last diminishing returns are attained। तो देखिए वेयरिंग की बात करेंगे रिटर्न टू स्केल की, तो हमने तीनों जो रिटर्न टू स्केल देखे हैं, और जब एक साथ इनकी बात करते हैं तो ये वेयरिंग टू रिटर्न टू स्केल कहलाता है। और ये तीनों जो प्रवृत्तियां वे एक दूसरे पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती। और व्यवहार में ये देखा जाता है कि जब कोई फर्म अपने उत्पादन को बढ़ाती है तो इनिशियली पैमाने के जो प्रतिफल है वो बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाने पर कुछ समय के लिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्राप्त होते हैं, और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के बाद उत्पादन का पैमाना उसके बाद भी बढ़ा जाता है, तो पैमाने के डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लागू होने लगते हैं। क्लियर? देखिए ये बात करेंगे हम जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है, जो कटिंग द लाइन स्केल ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इनको कटिंग कर रहे हैं। पॉइंट्स ए बी सी डी एक्सप्लेन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यहाँ पर आ जाइए। क्लियर? ये इंक्रीजिंग बता रहे हैं। फिर पॉइंट डी और ई बता रहा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और एफ जी एच आई एक्सप्लेन कर रहे हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स ए बी सी डी की। तो देखिए ये ए बी इज ग्रेटर देन बी सी इज ग्रेटर देन ई सी। ये जो पथ है इसमें इसकी दूरी कम है, जो हमने इंक्रीजिंग रिटर्न में बात करी थी। डी और ई में जो और एफ पॉइंट में जो है ये इक्वल दूरी है। क्लियर? और पॉइंट एफ जी एच आई के एक्सप्लेन करते हैं तो ये दूरी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से ये